Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, our today's topic is nocturnal enuresis. ठीक है, इसको बेसिकली हम बेड वेटिंग कहते हैं. ठीक है, इसको जो अगर कॉमन नेम हम दें तो दैट इज़ बेड वेटिंग. बेड वेटिंग को आप जो बच्चों में मोस्टली आपको नज़र आएगा, एडल्ट्स में भी हो सकता है इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस, लेकिन मोस्टली प्राइमरी नॉक्टर्नल जो एन्यूरेसिस है वो हम देखेंगे डिटेल में, और वो बच्चों में मोस्ट कॉमनली आपको नज़र आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब आपको पता है कि इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब जिसमें आप जो बच्चा है या जो पेशेंट है उसका अपने जो यूरिन है उस पर वॉलंटरी कंट्रोल ना हो, उसको आप इनकॉन्टिनेंस का नेम देंगे. ठीक है, तो इट कैन बी कॉन्टीन्यूस इनकॉन्टिनेंस या इंटरमिटेंट इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, अब जो इंटरमिटेंट इनकॉन्टिनेंस है ये डे टाइम इनकॉन्टिनेंस भी होती है और नॉक्चर्नल इनकॉन्टिनेंस या एन्यूरेसिस भी होती है, यानी रात में जो होती है मोस्ट कॉमनली. ठीक है, अब ये जो नॉक्चर्नल इनकॉन्टिनेंस या एन्यूरेसिस है इसकी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं. एक होती है प्राइमरी एन्यूरेसिस और दूसरी होती है सेकेंडरी एन्यूरेसिस. ठीक है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी एन्यूरेसिस मोनोसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं या नॉन मोनोसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस इन डिटेल द प्राइमरी एन्यूरेसिस एंड सेकेंडरी एन्यूरेसिस. ठीक है, सबसे पहले तो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली ये जो नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस है, मतलब ये जो कॉमन बेड वेटिंग प्रॉब्लम है, ये मोस्ट कॉमनली किस एज में आपको देखने को मिलता है. सो मोस्टली 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं या 8 ईयर्स के जो बच्चे, फिजियोलॉजिकल बिलो 5 ईयर्स आप कह सकते हैं कि मतलब अभी बच्चा जो है अभी अडेप्ट कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट 8 ईयर्स, 15 ईयर्स, 6-7 ईयर्स, ठीक है, तो यू हैव टू कंसिडर व्हाट इज़ द कॉज. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो हमारे पास बेड वेटिंग क्या है. बेड वेटिंग मैंने आपको बताया इट इज़ नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, और इसकी जो नॉर्मल एज है दैट इज़ अप टू 5 ईयर्स. ठीक है, मतलब इट इज़ नॉर्मल कि 5 ईयर्स का अगर बच्चा है तो वो अगर उसका यूरिन सोते हुए बेड पे निकल जाता है तो कंसिडर इट नॉर्मल. ठीक है, लेकिन मोर देन 5 ईयर्स अगर पेशेंट को स्टिल दिस प्रॉब्लम परसिस्ट्स तो फिर आपने पेशेंट को साइकोथेरेपी देनी है. ठीक है, पेशेंट की काउंसलिंग वगैरह करवानी है, एक बार साइकेट्रिस्ट को भी दिखाएं अगर कोई और इशू है, वो स्ट्रेस में रहता है, जो भी उसका मसला है, गो फॉर साइकोथेरेपी. ठीक है, अब बेड वेटिंग या नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस का मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है प्राइमरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस और दूसरी होती है सेकेंडरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस. ठीक है, प्राइमरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस कब होती है? जब जो बच्चा है ही हैज़ नॉट अटेन कंट्रोल ओवर द ब्लैडर फॉर लॉन्ग. ठीक है, दैट इज़ दैट ही हैज़ नॉट स्टेड ड्राई फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इन बेड. ठीक है, बेड में जब भी वो लेटता है तो वो बेड वेटिंग उसकी काफ़ी अरसे से उसको ये मसला चल रहा है. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एज भी हो गई है, 5 ईयर से बड़ा बच्चा हो चुका है और अभी तक उसकी बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो फिर हम कहेंगे दैट द पेशेंट हैज़ येट नॉट अटेन्ड द ब्लैडर कंट्रोल. ठीक है, दैट इज़ कॉजिंग प्राइमरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस. ठीक है, वेयर एज जो आपके पास सेकेंडरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस है, ऑन द अदर हैंड इट इज़ द कंडीशन इन विच द चाइल्ड or sometimes even adults they begin to pass the urine in the bed, and it is again during sleep after having stayed dry for a period of time. ठीक है, मतलब पेशेंट इन केस ऑफ सेकेंडरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस काफ़ी टाइम तक वो बेड वेटिंग की कंडीशन उसको नहीं होती. ठीक है, लेकिन अचानक से अगर होना शुरू हो जाए इन चाइल्ड या इन एडल्ट, ठीक है, दैट द पेशेंट स्टार्ट्स टू स्टार्ट्स टू वेट द बेड. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ सेकेंडरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस. मतलब पहले तो पेशेंट ने ब्लडर कंट्रोल अटेन कर लिया है, लेकिन आफ्टर अटेनिंग कंट्रोल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेइंग ड्राई, ठीक है, द पेशेंट स्टार्ट्स टू बेड वेट अगेन. ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5 साल से पहले तो वो बेड वेटिंग करता था, उसके बाद उसने ब्लडर कंट्रोल अटेन कर लिया, एंड देन उसके बाद किसी रीज़न की वजह से बाद में फिर उसको बेड वेटिंग शुरू हो गई, ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया. सो सच अ कंडीशन इज सेकेंडरी नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस. ठीक है,
सो आई होप प्राइमरी एंड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस की आपको डिफरेंस समझ आ गई है। प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट अभी तक ब्लैडर कंट्रोल अटेन नहीं कर पाया, लेकिन सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस क्या है कि पेशेंट जो है वो ब्लैडर कंट्रोल अटेन कर पाया था, लेकिन बाद में कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से दोबारा से उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सो अब ये हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी बेड वेटिंग, ठीक है। सो प्राइमरी बेड वेटिंग की जो कॉजेज़ हैं या प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस की कॉजेज़ हैं, दैट इज़ डीप स्लीपर। अगर पेशेंट डीप स्लीपर है या उसका ब्लैडर छोटा है, कोई हेरिडिटरी मसला है, या फिज़िकली बच्चा अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, या अगर पेशेंट को वेज़ोप्रेसिन जो है उसके हार्मोन्स का लेवल कम है, वेज़ोप्रेसिन हार्मोन कम होने की वजह से भी पेशेंट को प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस हो सकती है। सो इफ़ देयर इज़ डिक्रीज वेज़ोप्रेसिन तो फिर हम जो है कहेंगे कि पेशेंट माइट हैव प्राइमरी एन्यूरेसिस। ये सारी कॉजेज़ होगी प्राइमरी एन्यूरेसिस की। अब सेकेंडरी एन्यूरेसिस की क्या कॉजेज़ हैं? अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में रहता है, या उसको डायबिटीज़ है, किडनी इन्फेक्शन है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, या न्यूरोलॉजिकल या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑल दीज कैन बी अ कॉज ऑफ सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ठीक है। अब इस फिगर में भी आप देख लें दोबारा से कॉजेज़ की ये फिगर है कि ये डीप स्लीप हो गया प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस की कॉज। इसके अलावा हेरिडिटरी इनकन्वीनियंस हो सकती है, दैन फिजिकली इफ द पेशेंट इज़ नॉट डेवलप्ड येट, या उसका अगर स्मॉल ब्लैडर है तो फिर भी आपके पास प्राइमरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस हो सकता है। दैन सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हैं आपके पास सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की? सो एक तो अगर कोई पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, या अगर पेशेंट को ब्लैडर डिसफंक्शन है, क्रॉनिक यूटीआई का केस है, पेशेंट मतलब क्रॉनिक यूटीआई है उसको, या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स का कोई मसला है, एक्टोपिक यूरेटर है। इसके अलावा जीआईटी के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन, पिनवॉर्म्स हैं, ठीक है, या अगर हेमेटोलॉजिकल कोई डिजीज़ है लाइक सिकल सेल डिजीज़ है, या न्यूरोलॉजिकल कोई मसला है, सीयर्स हैं, स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एंडोक्राइन इशू लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस है, या कोई स्लीप का मसला है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का केस है पेशेंट, तो फिर ये सारी सेकेंडरी कॉजेज़ कैन कॉज सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस, ठीक है। अब हमारे पास ये दोबारा रिस्क फैक्टर्स इन्होंने एक डायग्राम में बता दिए, जेनेटिक्स, यूटीआई, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना सेकेंडरी नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस के, उनके टुगेदर उन्हें कंबाइन करके इसमें बताया हमें। सो जेनेटिक्स कैन बी अ कॉज यूटीआई, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, न्यूरोलॉजिकल इशूज़, स्मॉल फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी, या अगर कुछ साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है पेशेंट को, या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या मेडिकेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बी इट प्राइमरी और बी इट सेकेंडरी, ठीक है। अब क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि बड़ा बच्चा जो है वो बेड को वेट करे? सो वो अगेन इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, बड़ा बच्चा अगर बेड वेटिंग करे उसकी क्या रीज़न होंगी? तो ऑब्वियसली दैट कैन बी सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की जो कॉजेज़ हैं वही आपके पास बड़े बच्चे का बेड वेटिंग की कॉज होगी, ठीक है। सो क्या है वही स्मॉल ब्लैडर, इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज फुल ब्लैडर, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूटीआई, स्लीप एपनिया, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या डायबिटीज़। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हेयर सम क्लेवर सॉल्यूशंस टू स्टॉप दिस बेड वेटिंग, ठीक है। अब क्या क्या आप कर सकते हैं ताकि आप पेशेंट की बेड वेटिंग वाले प्रॉब्लम को जो है प्रिवेंट कर सकें? तो एक तो आपने जो है पेशेंट से डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है। आपने उसको काउंसल करना है, उसका अगर कोई गिल्ट है उसको ख़त्म करना है। इस लिहाज से अगर ही हैज़ सम गिल्ट ऑफ बेड वेटिंग तो वो भी आपने उसका ख़त्म करना है उससे बात करके। देन यू हैव टू सेट बेड वेटिंग अलार्म्स फॉर द पेशेंट, ठीक है, इट हेल्प्स अ लॉट। इसके अलावा यू वुड आस्क द पेशेंट टू अवॉइड सोडाज या कैफीन्स। देन यू वुड आस्क द पेशेंट टू स्टॉप द ब्लेम एंड टीजिंग, ठीक है। मतलब पेशेंट को तो आप नहीं कहेंगे, यू वुड आस्क द पीपल सराउंडिंग हिम, या उसके अगर कोई बहन भाई उसको तंग करते हैं कि रात को उसका तो मतलब यूरिन बेड पे निकल जाते हैं, इस तरह बेड वेटिंग की कोई प्रॉब्लम के लिहाज से उसको बातें सुननी पड़ती हैं, तो यू वुड स्टॉप हिज सराउंडिंग पीपल कि वो उसको ब्लेम या टीज़ ना करें, ठीक है। देन यू वुड अवॉइड पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन बाय ट्रीटिंग हिज कॉन्स्टिपेशन। देन यू वुड मेंटेन अ डायरी ऑफ बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। देन यू वुड प्रेज़ द पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज़ ड्राई बाय नाइट, ठीक है। उसको आप मोटिवेशन देंगे कि अच्छी बात है आज उसने बेड वेटिंग नहीं की, ठीक है। यू वुड प्रेज़ हिम ताकि उसको जो है और ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हो, ठीक है। इसके अलावा यू वुड इंश्योर दैट पी ब्रेक
एवरी 2 to 3 आवर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। आपने ये पेशेंट को साथ साथ जो है ना सिर्फ रात का मसला तभी ठीक होगा अगर आप दिन में भी उसकी एक हैबिट सेट करेंगे, मतलब उसको हर 2 to 3 आवर्स के बाद उसको जो है आदत डालें कि आपने एक बार जो है वॉशरूम से हो आना है, ठीक है। अगर आपको यूरिन आ रहा है तो आपने हो के आना है ताकि उसकी ये हैबिट जो है आहिस्ता आहिस्ता रात में भी डेवलप हो, ठीक है। then you would limit the liquid intake 2 to 3 hours before the bed time, ठीक है। you would ask the patient कि आपने रात को सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले बस अगर कोई फ्लूइड लेना है तो लेना है, कोई पानी वगैरह पीना है, उसके बाद कोशिश करें कि ना पिएँ, क्योंकि वरना फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आपको उठना पड़ेगा या आपका जो यूरिन है वो बेड पे निकल सकता है, ठीक है। देन व्हाट आर दीज वेटिंग अलार्म्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यूज़ बेड वेटिंग अलार्म्स, तो व्हाट आर these are basically reconditioning tools you can say to for the child's brain, ठीक है, ताकि वो अवेयर हो जाए ऑफ फुल ब्लडर, ठीक है। so wetting alarms are the reconditioning tools you can say that basically tune the child's brain so that he gets aware that his bladder is full, ठीक है। now alarm sounds when wet, ठीक है। इसकी आवाज़ कब निकलती है, जब पेशेंट जो है वो बेड वेटिंग करता है तो ये आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड देन द चाइल्ड वेक्स एंड फिनिशेस द वॉइडिंग इन द बाथरूम, ठीक है। जितना निकल गया है सो निकल गया है, बाकी का जो यूरिन वो पास करेगा आफ्टर ही हैज़ वोकन बाय दिस अलार्म, वो जाके वॉशरूम में यूरिन जो है वो पास करेगा, ठीक है। मोस्ट यूज़फुल है ये व्हेन द चाइल्ड बिगिन्स हैविंग ड्राई नाइट्स, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इस तरह से जब उसको उठने की आदत पड़ जाती है तो अल्टीमेटली द पेशेंट वुड हैव ड्राई नाइट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि चाइल्ड एंड फैमिली सेंटर्ड केयर, इन्फॉर्म एंड एजुकेट, ठीक है। कि वो ये मतलब काउंसिल करना है, आपने पेशेंट को केयर देनी है, मतलब फैमिली उसको अच्छी तरह केयर करे, ठीक है। और उसके अलावा उसको एजुकेट करे, उसको कोई ब्लेम ना करे, ठीक है। और फिर बाकी आपके पास जनरल ट्रीटमेंट मेजर्स हैं वो क्या हैं, तो फर्स्ट लाइन में आप अलार्म ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और इसका हाई सक्सेस रेट है, लोअर रिलैप्स रेट है, लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क और सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। पेशेंट को जो है ना प्रॉपर आपने उसको केयर देनी होती है इस काम के लिए फॉर अलार्म ट्रीटमेंट। दैन डेस्मोप्रेसिन के थ्रू आप इस तरह से ट्रीट करते हैं दैट इज़ बेसिकली गिव्स रैपिड इम्प्रूवमेंट, हाई सक्सेस रेट है, हाई रिलैप्स रेट भी है इसकी वजह से, ठीक है। और फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना होता है। और डेस्मोप्रेसिन, अच्छा ये फर्स्ट लाइन की ट्रीटमेंट है, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या होता है कि आप पहले तो आप ये आइसोलेटेड या तो ये दे रहे थे या ये दे रहे थे, लेकिन सेकेंड लाइन में आपने क्या करना होता है कि एन्यूरेसिस अलार्म विद डेस्मोप्रेसिन आप देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे कि आप कोई एंटी कोलिनर्जिक इंस्टेड ऑफ एन्यूरेसिस अलार्म कोई एंटी कोलिनर्जिक लाइक ऑक्सीब्यूटाइन या टेरोडीन दे देंगे विद डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होगी। और थर्ड लाइन में क्या होता है कि आप इमिप्रामीन दे देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है ट्रीटमेंट भी थोड़ी क्लियर हो गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि इफ़ द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स टुगेदर विद बेड वेटिंग देन यू मस्ट हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। अब वो कौन से सिम्टम्स हैं जो बेड वेटिंग के साथ पेशेंट को आएंगे, तो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर पेशेंट जो है पूरे दिन में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिकली रात को, अगर उसको दिन टाइम में पूरे दिन में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, एक्सट्रीम थर्स्ट फील होती है उसको, तो फिर यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर कि इस मसले के साथ साथ वो बेड वेटिंग भी कर रहा है। या सेकेंडली क्या है कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बर्निंग एक्सुडेशन है, यूरिन पास करते हुए जलन होती है, ठीक है, और फिर यूरिन भी निकल जाता है रात में, तो फिर भी आपने जो है डॉक्टर को एक बार दिखाना है। फिर अगर पेशेंट जो है वो कहता है कि ही हैज़ डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूरिन एज वेल एज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द यूरिन, ठीक है, तो फिर भी मतलब अभी उसने कंट्रोल अचीव नहीं किया, बेड वेटिंग भी हो रही है साथ, तो फिर भी अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। या अगर पेशेंट कहता है कि मुझे दोनों पाँव पे एडीमा हो रहा है और साथ बेड वेटिंग भी है, तो फिर भी आपने पेशेंट को एक बार कंसल्टेंट को दिखा के एक बार रिव्यू करवा लेना है। अब ये वही सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बेसिकली इट इज़ बेड वेटिंग, ठीक है, इट इज़ एन unintentional passage of urine during sleep after the age of which bladder control is reasonably expected. अब मोस्टली
हमारे पास ये बॉयज़ में जो ब्लडर कंट्रोल की एज होती है ना, दैट इज़ 4 to 7 ईयर्स, ठीक है। बॉयज़ की जो ब्लडर कंट्रोल एज है दैट इज़ 4 to 7 ईयर्स, और मोस्ट गर्ल्स की भी जो है वो इतनी ही एज में ब्लडर कंट्रोल होता है, 4 to 7 ईयर्स में, ठीक है। मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद भी अगर ये मसला परसिस्ट करता है तो फिर मस्ट शो टू द डॉक्टर। बाय 10 ईयर्स ऑफ एज 95% ऑफ द चिल्ड्रन आर ड्राई एट नाइट, ठीक है। एंड बेड वेटिंग इज़ ऑफन जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, ज़ाहिर है अभी कंट्रोल नहीं होता आप ब्लडर के ऊपर, तो इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। एन्यूरेसिस इज बेसिकली मेडिकल टर्म फॉर बेड वेटिंग, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। And it may affect all ages, all sexes as well. In adults, mainly it affects males and occurs in around 2% of population. Devastatingly embarrassing condition, often a sign of other medical troubles. यही मैंने आपको बताया ना कि अगर मतलब एडल्ट्स में ये है, ठीक है, ये एम्बैरसिंग भी होता है और इट मे बी अलार्मिंग साइन फॉर एनी अदर मेडिकल इशू गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसलिए आपने लाजमी एक बार चेक करवा लेना होता है डॉक्टर को। नाउ यू क्लासीफाई इट इनटू प्राइमरी या सेकेंडरी नॉक्चुरल एंजियोरेसिस। जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी बेड वेटिंग क्या है, इट परसिस्ट्स एंड हैज़ बीन ongoing since early childhood, never attained bladder control during night. और secondary bedwetting क्या होती है, it occurs when the child starts to wet the bed after an extended period of dryness at night. It is associated with underlying medical condition or emotional problems. So ये प्राइमरी और सेकेंडरी bedwetting के बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव फैक्टर्स भी डिटेल में डिस्कस कर लिए थे हमने, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है कि बेड वेटिंग होती है एट द नाइट एंड मोस्ट पीपल हैव नो अदर सिम्टम अदर देन दिस। डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, यू विल परफॉर्म फिजिकल टेस्ट, यू विल डिस्कस द सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स ऑफ एंड एनी अदर प्रॉब्लम दैट इज़ एसोसिएटेड विद बेड वेटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, ताकि अगर कोई यूटीआई कॉज है तो वो रूल आउट हो जाए। इमेजिंग टेस्ट करवा लेंगे ब्लैडर की, ठीक है, और किडनी के भी इमेजिंग टेस्ट करवा लेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर जो है विजुलाइज हो जाए। कहीं ये तो मसला नहीं है दैट द ब्लैडर इज स्मॉल इन साइज, उसकी वजह से हो रहा है मसला, ठीक है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप, ठीक है, इन एडल्ट्स, ठीक है। इन एडिशन टू डायग्नोसिस, to help the doctor better determine the cause, it is suggested that you keep track of important information about bedwetting, like when an accident occurs, स्पेशली इट इज़ एट डे टाइम और एट नाइट टाइम। बेड वेटिंग कब ज़्यादा होती है, रात में ज़्यादा होती है, दिन में ज़्यादा होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पूछना भी है पेशेंट से, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ यूरिन कितना निकलता है आपका रात में, अगर आपको हो रही है बेड वेटिंग तो कितना अमाउंट ऑफ यूरिन अप्रॉक्सीमेटली निकलता है, ये आपने पूछना है। देन आपके डेली जो है वो फ्लूइड इनटेक का पैटर्न क्या है, ड्रिंकिंग पैटर्न क्या है, कि आप ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं लेते, ज़्यादा पानी तो नहीं पीते, ठीक है। लेटर आफ्टरनून या इन इवनिंग इस टाइम पे अगर आप ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं तो वो आप पूछेंगे पेशेंट से, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्लूइड इंजेस्ट किए जा सकते हैं बाय द पेशेंट, ठीक है। सो दिस कैन बी अल्कोहलिक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो सकती हैं, ठीक है। सो शुगरी ड्रिंक्स भी हो सकती हैं। सो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो पेशेंट इंजेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपने पूछ लेना है कि किस टाइप ऑफ फ्लूइड को इंजेस्ट किया है, ठीक है। फिर आप पूछेंगे कि वेट नाइट्स की नंबर क्या थे और ड्राई नाइट्स कितनी थी पेशेंट की, ठीक है, कितनी बार वीक में फॉर एग्जांपल उसकी वेट नाइट्स होती हैं, कितनी ड्राई नाइट्स होती हैं, वो पूछ लेंगे। देन रिकरेंट यूटीआई को रूल आउट करने के लिए आप कोई सिम्टम्स पूछेंगे ऑफ बर्निंग मिक्सचरेशन तो नहीं होती है अलॉन्ग विद बेड वेटिंग, ठीक है। देन उससे आप पूछ लेंगे कि यूरिनरी स्ट्रीम जो है वो किस तरह का आता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होता है या वीक एंड ड्रिबलिंग स्ट्रीम होती है यूरिन की, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट में चाइल्ड यूजली आउटगोज बेड वेटिंग ऑन देयर ओन, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज अवॉइडिंग कैफीन एंटायरली एंड लिमिटिंग इनटेक ऑफ फ्लूइड इन इवनिंग माइट हेल्प। इफ डिटेक्टेड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन सच एज कॉन्स्टिपेशन एंड स्लीप एपनिया शुड बी एड्रेस्ड बिफोर अदर ट्रीटमेंट। द अंडरलाइंग इमोशनल इशूज शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड, ठीक है। अगर किसी को कोई स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह का मसला है, डिप्रेशन में रहता है, उसको भी ट्रीट कर लेना है, ठीक है। Then treatment options may include moisture alarms that sounds just as the child begins to urinate. The child then wakes up, stops the urine stream and gets to the toilet, और वहाँ पे बाकी का urine void out करेगा, ठीक है। If the child is heavy sleeper, another person may be needed to listen for the alarm and wake the child. उसके अलावा हमारे पास कुछ medications होती हैं like Dariphenacin that are prescribed by the doctor, ठीक है, and these may be used to stop the
बेड वेटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट स्पेशली। देन हमारे पास कुछ एब्जॉर्बेंट अंडरवेयर्स होते हैं दैट मे बी वॉर्न बाय द पेशेंट ड्यूरिंग द नाइट। दिस कैन बेसिकली रिड्यूस एम्बेरसमेंट फॉर बेड वेटर्स स्पेशली बोथ इन यंग एंड ओल्ड एज, ठीक है। सो द प्रोडक्ट्स आर नोन एज डाइपर्स। बेसिकली ये जो एब्जॉर्बेंट अंडरवेयर्स हैं, जब हम यंग चिल्ड्रन को दे रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड डाइपर्स। एंड इनको हम जब ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट्स में देते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज ब्रीफ्स, ठीक है, ब्रीफ्स। सो दीज आर डाइपर्स एंड ब्रीफ्स जो हम देते हैं। अब क्या आपकी अप्रोच होगी टू अ पेशेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होगी कि मुझे एक्सेसिव बेड वेटिंग होती है, ज़्यादातर रात को होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कोई यूटीआई की अगर कॉज है वो रूल आउट करेंगे, उसका कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवा लेंगे, ठीक है। फिर आप उसकी कोई एनाटॉमिकल अगर पैथोलॉजी है वो अल्ट्रासाउंड KUB करवा के तो वो रूल आउट कर लेंगे। अगर कोई यूटीआई के सिम्टम्स नहीं है, कंप्लीट यूरिन एग्ज़ाम ठीक आया है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, तो फिर आप मैनेज करेंगे पेशेंट को ऑन द लाइन ऑफ प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ठीक है। काउंसिल आप साथ साथ करेंगे पेशेंट को कि बच्चे 8 से 9 साल की उम्र तक पेशाब का कंट्रोल सीख जाते हैं, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं। शाम को असर के बाद बच्चे को ज़्यादा पानी ना पीने दें, शाम को चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करवाएं। इसके अलावा पेशेंट से कहेंगे कि सुलाने से पहले बच्चों, इस पेशेंट के जो केयर टेकर्स होंगे, ठीक है, उनसे कहेंगे कि सुलाने से पहले बच्चे को वॉशरूम ले जाएं, और रात को अगर बच्चा उठ जाए तो भी वॉशरूम ले जाएं, ठीक है। फिर अगर आपने कोई मेडिसिन देनी है तो हम बेसिकली टैबलेट मिनरिन देते हैं 0.1 mg, जो पेशेंट ने 2 गोलियां खानी होती हैं रात को 2 माह तक, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है अबाउट नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो टाइप्स थी वो हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक इट डू शेयर विद एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।